प्लेटो के तस्वर में ये जो तमाम हुक्मरान तबका था, जो गार्डियन से, जो इंटेलेक्चुअल रूलिंग क्लास थी, वो एक किस्म के कम्युनिज्म में, एक किस्म की इश्तराकियत में एग्जिस्ट करती थी। इसको हम कहते हैं प्लेटोनिक कम्युनिज्म। ये सिर्फ गार्डियंस पे ये लागू होता था, ये बाकी लोगों पे लागू नहीं होता था। आम लोग जो है वो मलकियत भी रख सकते थे, वो फैमिलीज भी रख सकते थे, वो जो मर्जी करें उसकी कोई परवाह नहीं, मगर जो हुक्मरान हैं वो ये चीज़ें नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं प्लेटोनिक कम्युनिज्म। और बहुत सारी तारीख में अक्सर प्लेटोनिक कम्युनिज्म को और मॉडर्न कम्युनिज्म को कंफ्यूज भी किया जाता है, उनको समझा नहीं जाता। प्लेटो का जो कम्युनिज्म था वो एक तरह से पाइथागोरस के कम्युनिज्म के बड़ा करीब था, यानी कि दोनों का जो तस्वर था बुनियादी तौर पे वो अशराफी तबके पर बुनियाद रखता था। वो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ था, यानी कि ये तबकाती निज़ाम है, मगर इस तबकाती निज़ाम में जो ऊपर वाली क्लास है वो किसी भी मलकियत के बगैर। ये जो गार्डियन क्लास थी, इनके बच्चे और ये खुद जब सेलेक्ट होते थे तो इनके हवाले से प्लेटो ने ये तजवीज़ किया कि ये अपनी माओं से इनको हम लेकर तो रियासत की ज़िम्मेदारी होगी कि रियासत इनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत करे। इनको जो हुक्मरान तबका है या जो हुक्मरान फ़िलासफ़र्स हैं, उन्होंने इतने अहम फ़ैसले करने कि इनको हम अपने माँ बाप के पास नहीं रहने दिया जा सकता। बेहतर ये है कि रियासत इनकी अपनी ट्रेनिंग करे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो का जो तस्वर था कि रिपब्लिक किस तरह से कायम होगा, वो एक किस्म का इंटेलेक्चुअल स्पार्टनिज्म था, एक किस्म की इंटेलेक्चुअल ओलिगार्की थी। ये डेमोक्रेसी तो नहीं कहा जा सकता ना इसको, बल्कि लोगों ने तो ये भी लिखा है कि प्लेटो ने जो फार्मूला दिया वो एक टोटलिटेरियन फार्मूला है। उसके अंदर मुकम्मल जो है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है, उसकी मुकम्मल गिरफ्त है सोसाइटी पर। इसमें कोई जमहूरियत नहीं आपको नज़र आ रही कहीं पे। ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है इसको वोटिंग के ज़रिए नहीं ऊपर लाया जा रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेटो जो है वो जमहूरियत को अच्छा नहीं समझता था, जमहूरियत का बड़ा सख्त मुखालिफ था, और वो एक हवाले से स्पार्टा को बेहतर समझता था कि वो ये समझता था कि जो लोग काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं, उनको ऊपर होना चाहिए। और काबिलियत से मुराद उसकी ये नहीं थी कि जो लोग जिस्मानी कुव्वत रखते हैं, मगर जो लोग जहन की कुव्वत रखते हैं उनको हुक्मरान तबका होना चाहिए। जमहूरियत जो है उसके हवाले से प्लेटो की कोई अच्छी सोच नहीं थी। वो समझता था कि जमहूरियत के अंदर तो देखे ना, सोक्रेटिस का कत्ल हुआ, सोक्रेटिस को सजाए मौत हुई। सोक्रेटिस जैसे अजीम इंसान को जमहूरियत ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। लिहाजा वो ये समझता था कि जमहूरियत में सोक्रेटिस को एक आम बंदे के साथ बराबर कर दिया गया है, इसलिए उसकी कोई हैसियत नहीं वो समझता था। स्पार्टा का जो मॉडल था वो बेहतर मॉडल था। वो एक ऐसा मॉडल था कि जिसमें वो लोग ऊपर आते हैं कि जो कि वाकई एक समाज के बेहतरीन लोग हैं। सिर्फ स्पार्टा और प्लेटो के सिस्टम में फ़र्क ये था कि स्पार्टा में वो लोग ऊपर आते थे जो कि बेहतरीन वॉरियर्स थे, जो कि लड़ाई करना, जंग करना जानते थे, और प्लेटो के निज़ाम में वो लोग ऊपर आएंगे जो कि जंग नहीं मगर अक्ल की कुव्वत से फ़ैसले करने की जिनमें सलाहियत हो, जो कि फ़िलासफ़र्स हो। इसको हम कहते हैं द फ़िलासफ़र किंग, यानी कि इस तस्वर को हम ये कहते हैं कि जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्हीं को हुक्मरान होना चाहिए। अब प्लेटो खुद फ़िलासफ़र था, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्लेटो ने तो ऐसा फ़लसफ़ा दिया या ऐसी सियासत बनाने की कोशिश की कि जिसमें उसको खुद ही फ़ायदा हो। हाँ, ये तनकीद भी एक जगह दुरुस्त है। दूसरे लोग ये कहते हैं कि प्लेटो जो है वो हिस्ट्री में पहला टोटलिटेरियन थिंकर है जो कि जमहूरियत का मुखालिफ है। ये करेक्ट है बात, प्लेटो जमहूरियत का मुखालिफ था, और उसके नतीजे में बहुत सारे मज़ीद फ़िलासफ़र्स जो हैं, आप हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी में देखेंगे, वो जमहूरियत के मुखालिफ ही रहे। वो यही समझते रहे कि प्लेटो की थियरी जो है सियासत की वो दुरुस्त है। आज हम उनको ज़ाहिरी बात है दुरुस्त नहीं समझते प्लेटो को या इस एंटी डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को, मगर उसका असर बहरहाल तारीख़ पे बड़ा ही गहरा रहा। प्लेटो ने जब भी अपने इस मॉडल को लागू करने की कोशिश की तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ शिकस्त मिली। कभी भी प्लेटो का ये जो तस्वर था, सियासी तस्वर था, ये कहीं पर भी प्लेटो की ज़िंदगी में या प्लेटो के ज़िंदगी मौत के बाद ये कहीं पर भी निज़ाम जो है वो कायम नहीं हुआ। ये एक किस्म का यूटोपिया था, कहीं पे कामयाब नहीं हुआ। बल्कि सिसिली में जब प्लेटो ने 2 दफ़ा इस निज़ाम को, इस सोच को लागू करने की कोशिश की तो वो ना सिर्फ मुकम्मल फ्लॉप हुआ, ना सिर्फ उसको मुकम्मल वहाँ पे शिकस्त हुई, बल्कि प्लेटो को अपनी जान बचाकर, बड़ी मुश्किल से अपनी वो जान बचाकर वहाँ से भागा और एथेंस वापस लौटा।
اپنے آخری وقت میں پلیٹو نے ایک کتاب لکھی کالڈ دا لاز. وہ اتنی مشہور تو نہیں جتنی کہ ریپبلک مشہور ہے. ریپبلک بڑی زبردست کتاب ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے پلیٹو کی ان اڈلٹریٹڈ سوچ ہے, بغیر جس کو کہتے ہیں نا بے دریغ اس میں لکھا کہ مجھے نہیں پرواہ ہے کسی کو اچھی لگے بات یا بری لگے, میں لکھوں گا وہ کہ جو میرا دل چاہتا ہے. یعنی کہ وہ بالکل وہ بات تھی کہ جو پلیٹو چاہتا تھا کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, یہ ہی ہونا چاہیے. دا لاز میں پلیٹو نے کچھ حد تک آخری زندگی کے وقتوں میں ایسی کتاب لکھی کہ جو کہ ایک قسم کا کمپرومائز ہے کہ جو میں چاہتا تھا وہ تو میں حاصل نہیں کر سکا. چلو اگر ریپبلک نہیں قائم ہو سکتا تو اس سے جو نیکسٹ بیسٹ آپشن ہے وہ کیا ہے. پلیٹو نے یہ کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ قائم ہو جائے, ایک ایسی ریاست قائم ہو کہ جو کہ آئینی ریاست ہو, جو کہ قوانین کو اوبے کرے, جس کے اندر کے رول آف لا ہو, یعنی کہ قانون کی پاسداری ہو. یہ رول آف لا کی آرگیومنٹ جو ہے 2500 سال پرانی ہے اور پلیٹو کی جو کتاب ہے دا لاز اس تک جاتی ہے. جیسے کہ میں اس لیکچر میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں, پلیٹو کی تھیوری ضروری نہیں کہ ہم اس کو مکمل طور پہ قبول کر دیں, کیونکہ افلاطون کا بہت بڑا نام ہے, پلیٹو کا بہت بڑا نام ہے. تو آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی پلیٹو ہے, افلاطون ہے, تو جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. نہیں, قطعی طور پہ یہ ضروری نہیں. مگر دوسرے لیول پر ہمیں پلیٹو کی تھیوری کو اس حوالے سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ پلیٹو نے پہلی سائیکولوجیکل تھیوری دی, پہلی اس نے پولیٹیکل تھیوری دی, ایتھیکل تھیوری دی, تھیوری آف نالج دی, اور وہ ایسی تھیوریز دیں جو کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, چاہے وہ درست ہو یا وہ غلط ہو. اس کا جو اثر ہے تاریخ پر وہ اتنا گہرا ہے تمام فلاسفرز پہ کہ اس کے بعد جو کوئی بھی لکھ رہا ہے یا تو وہ پلیٹو کے اس تھیوری کی حمایت میں لکھ رہا ہے یا پلیٹو کی اس تھیوری کی مخالفت میں لکھ رہا ہے. اسی لیے شروع میں جب میں نے یہ کہا کہ تمام یورپین جو ٹریڈیشن ہے, وہ جس طرح ایلفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کا میں نے آپ کو کوٹیشن دیا, وہ پلیٹو کے فٹ نوٹس ہیں, وہ پلیٹو پر ہی تحریریں ہیں. تو وہ اسی حوالے سے ہیں کہ یا تو وہ پلیٹو کو رد کرنے کی کوشش ہے, سچا ثابت کرنے کی کوشش ہے. مگر پلیٹو کو کوئی بھی فلاسفر اگنور نہیں کر سکتا. تقریباً 2000 سال تک ہر فلاسفر وہیں سے شروع کرے گا کہ جہاں پلیٹو نے اپنی بات ختم کی.